एक एनालिसिस होता है और एक ओवर एनालिसिस होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन द वेरी फैक्ट कि मैं आपसे ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि एनालिसिस करना ज़रूरी है, लेकिन क्या ओवर एनालिसिस करना ज़रूरी है या नहीं, उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये सारी चीज़ें बतौर खिलाड़ी हम हमेशा करते हैं, हम रोज़ करते हैं। इनफैक्ट एज ब्रॉडकास्टर्स भी करते हैं कि हमने क्या चीज़ अच्छी करी, क्या कम अच्छी करी, क्या चीज़ और बेहतर कर सकते हैं। इस सबको आप एनालिसिस भी कह सकते हैं और ओवर एनालिसिस भी कह सकते हैं। मैं ये सारी बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जब इंडियन टीम एक और बारी श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेगी कि पिछला एक महीना उन्होंने कैसे क्रिकेट खेली, क्योंकि ऑफकोर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलते हुए दो बड़ी सीरीज हाल ही के अंदर भारतीय टीम ने खेली अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल। वो किस तरीके से देखेंगे कि क्या पिछला एक महीना हमारे लिए बहुत अच्छा गया है या उसको छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेकआउट करेंगे और कहेंगे ये अच्छी चीज़ थी, ये कम अच्छी थी और ये खराब थी। क्योंकि जब आइडेंटिफाई होएगा तभी तो इंप्रूवमेंट आएगी। दोज एरियाज नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड स्पोकन। टेस्ट मैच जीते, बहुत अच्छी बात है, इंग्लैंड से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते, इसलिए हम उसको साइड पे पार्क करते हैं। हमने बहुत तारीफ करी, हमने बहुत अच्छी बातें करी कि टेस्ट मैच के अंदर जबकि सबसे ज़्यादा कम खेलती है भारतीय टीम, उनका प्रदर्शन कैसा था वीज़ावी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हुए आए हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ है वाइट बॉल क्रिकेट। इंग्लैंड के विरुद्ध T20 श्रृंखला हम हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज हारे और फिर T20 श्रृंखला भी हारे। पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की T20 श्रृंखला के अंदर जो बेटरमेंट दिखी उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। पूजा वस्त्रकर फॉर मी वॉज डेफिनेटली अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। दीप्ति शर्मा अ मच इम्प्रूव्ड परफॉर्मर। जेमिमा रॉड्रिग्स अनदर प्लेयर हुज इम्प्रूव्ड हर गेम इन वाइट बॉल क्रिकेट। और मैं पहले इन चीज़ों की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वी मस्ट नो कि हमने क्या अच्छा किया। अगर थर्ड T20I की बात करेंगे तो अगेन जब अलीसा हेली ने कहा हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे तो हरमनप्रीत कौर थोड़ी सी निराश ज़रूर हुई थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा था कि शायद उनके पास ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी अगर टारगेट उनके सामने होगा और वो चेज़ कर सकती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर, क्योंकि पहले T20I में इंडिया ने चेज़ भी किया था और बहुत बढ़िया तरीके से जीत भी हासिल करी थी। लेकिन पहले और दूसरे T20I के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई। थर्ड T20I आते आते जब बैटिंग बोला गया कि भारतीय टीम करेगी तो शेफाली वर्मा स्मृति मंदाना की साझेदारी ज़रूर चली थी और पावर प्ले तक 55 रन भी थे एक विकेट के नुकसान पे बोर्ड पर क्या वो 55 रन बहुत बढ़िया थे? कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जब स्मृति रन बना रही थी या शेफाली बना रही थी कि वो कन्विंसिंग थे। बहुत फोर्सफुल शॉट्स लगे और वो जो तरीका था खेलने का ना वो ऐसे ही था जो पिछले 2 साल से था, 4 साल से था, या मैं सच बताऊं और बहुत पीछे चले जाएंगे जब हमने T20 खेलना शुरू किया था ना, उस स्टाइल की क्रिकेट देखने को मिली। तो क्या शेफाली आउट ऑफ फॉर्म है? वेल, मुश्किल है कहना, क्योंकि पहले T20I में तो 50 रन किए थे, स्मृति ने भी किए थे, लेकिन क्या कन्विंसिंग तरीके से किए थे? विच ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि क्या बहुत जल्दी तो नहीं है शेफाली वर्मा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करना? क्या उनको थोड़ा समय देना चाहिए था डोमेस्टिक क्रिकेट में कि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी गेम जान पाती बिफोर कमिंग इन एंड मेकिंग एन इम्प्रेशन एट इंटरनेशनल लेवल? क्योंकि कंसिस्टेंसी का एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। वो कंसिस्टेंसी अगेन दिखी नहीं, जमीमा रॉड्रिग्स और हरमन दोनों जल्दी आउट हो गए, लेकिन ऋचा घोष एक और बहुत इंप्रूव्ड प्लेयर है राइट थ्रू दीज 1 मंथ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि उनके चलते उन्होंने जो साझेदारी बनाई पहले दीप्ति शर्मा के साथ फिर अमनजोत के साथ, वो छोटी छोटी 30+ पार्टनरशिप्स ने एटलीस्ट इंडियन टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे लाके खड़ा कर दिया, जहां बॉलर्स कह सकते हैं हम एक अच्छा टारगेट है या कम से कम एक टारगेट तो है डिफेंड करने के लिए। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौती होती है ना 148 149 रनों की, तो वो बहुत बड़ी मानते नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स पिच अच्छी है एंड उनके बैटर्स अच्छे हैं। अलीसा हेली को अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली थी डोमिनेट करने का, लेकिन अगेन जहाँ से फर्स्ट T20I पे उन्होंने शुरू किया वहाँ थर्ड T20I में 55 रनों की पार्टनरशिप, 55 रनों की एक पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज़, वो सब अवार्ड्स ऑन द वे चलते जाएंगे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट शिफ्ट करी, गेयर शिफ्ट करे। एनेबल सदरलैंड ने जब गेंदबाजी करी थी तो 2 विकेटें ली थी 12 रन देके 4 ओवरों में, वो कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट स्पेल था, क्योंकि जब चेस करने के लिए आए, जब विकेट गिर भी गई थी अलीसा हेली की और तालिया मैकग्रा की भी गिर गई थी, फिर भी इतनी स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में कि वो टारगेट चेस कर सकते थे। एनेबल सदरलैंड थर्ड वनडे इंटरनेशनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच थी एंड थर्ड T20I में भी, और स्पेल देखिए 4 ओवरों में 2 विकेटें लेके 12 रन दिए और बड़ी विकेटें जेमी एंड हरमन की।
सो क्या ये इनको कितना समय हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में और इनकी क्या कंसिस्टेंसी है इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए? अगेन आई गो बैक टू द पॉइंट कि क्या भारतीय टीम ने सच में बहुत इंप्रूव किया है या अभी बहुत सारा काम करना बाकी है इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए, या कहें कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके सामने अगर इतना भी छोटे छोटे एरियाज में भी हम इंप्रूवमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने नाम डाले दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, इन्होंने इंप्रूव किया, रिचा घोष, जमीमा रॉड्रिक्स, क्या ये काफ़ी है? अगर हम पॉजिटिव लाइट से देखेंगे तो यकीनन ये छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे हैं प्रोग्रेशन के लिए। इसके साथ मिलता जुलता अगर हमारे सीनियर प्लेयर्स का फॉर्म और कंसिस्टेंटली आने लग जाए, देन एटलीस्ट द बैटिंग विल लुक अ लॉट बेटर। स्कोर्स 165, 170 शुड बी एब्सोल्युटली अ नॉर्म कि आप T20 क्रिकेट खेले, चाहे बैटिंग करें या बॉलिंग करें। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप चेज भी 170, 175 कर सकते हैं और सेटिंग टारगेट भी क्लोजर टू 170 डाल सकते हैं। वो कंसिस्टेंसी इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। रेड बॉल क्रिकेट वाज वेरी गुड, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट, जो कि हम ज़्यादा खेलने वाले हैं आने वाले सालों के अंदर एंड ज़्यादा टॉस होने वाले हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा ब्रेक ज़रूर मिलेगा प्लेयर्स को बिफोर द वुमेन्स प्रीमियर लीग स्टार्ट्स, एंड वो ब्रेक पहले तो लेना चाहिए रेस्ट एंड रिकवर करने के लिए, जो छोटे छोटे निगल्स हैं अगर हैं तो। लेकिन उसके बाद जब तक WPL का सीज़न आएगा ना, आई एम रियली होपिंग कि जो बाहर बैठे ना प्लेयर्स जैसे मीनू मनी, साइका इशाक, कनिका आहूजा, इन सब प्लेयर्स को इतना इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए पिछले WPL और अगले WPL के बीच में कि जो प्रेजेंट प्लेइंग 11 रहे हैं थ्रू आउट द T20I सीरीज, दीज प्लेयर्स आर एक्चुअली पुश्ड फॉर देयर प्लेसेस इन द प्लेइंग 11। अमनजोत कौर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रही है पूरी सीरीज में जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो चलिए पॉजिटिव्स पे बात करते हैं और नॉट सो पॉजिटिव्स या अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़रूर देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या चैलेंजेस हैं भारतीय टीम के सामने। आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज़ में भारतीय टीम को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है और कितना समय देना चाहिए इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी एंड कलेक्टिवली टीम को भी, सो दैट यू कीप अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेशन एंड द प्रोग्रेस विद टीम इंडिया? जीतेंगे तभी तो शाबाशी मिलेगी, जीतेंगे तभी तो दर्शक आएंगे और जीतेंगे तभी तो मज़ा आएगा जब भारतीय टीम विक्ट्री लैप करेगी और अप्रिशिएट करेगी क्राउड का सपोर्ट। दैट्स एक्चुअली व्हाट वी वांट, डोंट वी? आपके जो थॉट्स हैं और ओपिनियंस हैं उसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।